हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित एडवोकेट। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और आज से हम सेक्शन 86 के बाद वाले सेक्शंस पढ़ने वाले, प्रावधान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लासेज में मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 85 में करा चुका हूँ और बहुत ही थोरो इंटरप्रिटेशन में और डीपली मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन दी है और हर पॉसिबल मीनिंग निकाल करके आपको बताया कि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 85 क्या मतलब निकल रहा था। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले अपना सेक्शन पढ़ाई सेक्शन 86 के बाद वाले। ठीक है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 86 से रीड करना, जो कि कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब हमने सेक्शन जो 84, 85 जो कल पढ़े थे वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति कोर्ट में नहीं आ रहा है और उसका गिरफ्तारी का वारंट भी निकलवा दिया है, ठीक है, कोर्ट ने, पर वो फिर भी कोर्ट में नहीं आ रहा है और उसने कौन सा अपराध कर रखा है जिसमें उसको सजा भारतीय न्याय संहिता के तहत या अदर कोई पीनल प्रावधान पीनल कानून के तहत 10 साल या 10 साल से ऊपर की उसको जेल कटवाने की सजा बोली है, मतलब उसको मिलनी है या फिर उम्र कैद मिलनी है, फिर डेथ मिलनी है। ठीक है, तो ही उस व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एक कोर्ट घोषित करता था और वो भी इश्तिहार निकाल के, प्रोक्लेमेशन निकाल के। तो अब 84 और 85 हमने इसके पढ़ लिए थे, अब हम 86 पढ़ेंगे, जो कि कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन। अब जो प्रोक्लेम्ड व्यक्ति है, जो भगोड़ा एक व्यक्ति है जो कि अपराधी है, उसकी संपत्ति की आइडेंटिफिकेशन होगी और उसको फिर अटैच मतलब उसको कोर्ट के फाइल में जोड़ लिया जाएगा। ठीक है, एक प्रोक्लेम्ड पर्सन की संपत्ति को। अब देखिए सेक्शन 86 की मैं बॉडी पढ़ता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्री में इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अब देखिए द कोर्ट में, तो अब अदालत कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। क्या? ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो रिटर्न प्रार्थना कौन करेगा? एक पुलिस कर्मी करेगा, जो कि एसपी होगा एक जिले का, वो करेगा, या फिर और कमिश्नर ऑफ पुलिस, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी होगा एक जिले का, वो क्या करेंगे? वो रिटर्न रिक्वेस्ट क्या करेंगे लिखित में कोर्ट को? Initiate the process of requesting assistance from a court or an authority in the contracting state for identification, attachment and forfeiture of property belonging to a proclaimed person in accordance with the procedure provided in chapter 8। तो अब जो एसपी हो गए एक जिले के, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी होंगे एक जिले के, एक डिस्ट्रिक्ट के, तो वो कोर्ट में अप्लाई करेंगे कि क्या सर आप इनिशिएट कर दीजिए प्रोसीडिंग। जज साहब से बोलेंगे लिखित एप्लीकेशन के माध्यम से कि जज साहब आप इनिशिएट कर दीजिए प्रोसेस, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट, और आप इनिशिएट कर दीजिए प्रोसेस, और कोर्ट से बोलेंगे कि आप उस प्रोसेस को इनिशिएट करिए और रिक्वेस्ट करेंगे एसपी और सीपी क्या? रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम अ कोर्ट से मदद मांगेंगे एसपी या फिर सीपी पुलिस के। क्या? एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, यही बोलूँगा आपसे मैं, रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट फ्रॉम अ कोर्ट। तो एसपी और सीपी कोर्ट की मदद मांगे और क्या करने में? और एन अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन, या फिर जो एसपी है और जो सीपी है वो एक अथॉरिटी से मदद मांगे, और जो अथॉरिटी सीधा क्या काम करती है? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन। वो स्टेट में, जो उस राज्य में जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्तियाँ हैं विभिन्न व्यक्तियों की, उनकी संपत्ति को आइडेंटिफाई करती है कि भाई ये प्रॉपर्टी मोहित की है, ये प्रॉपर्टी पूजा की है, ये प्रॉपर्टी एक्स की है, ये प्रॉपर्टी वाई की है। ठीक है, अब देखिए, और वो अथॉरिटी और क्या करवाती है? अटैचमेंट, या तो फिर वो अटैचमेंट करवाती है संपत्ति का। ओ एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, तो अटैचमेंट तो होता है साथ के साथ एंड आती प्लस लगा लेना, फॉरफीचर एंड अटैचमेंट, मतलब अटैचमेंट की मतलब प्रॉपर्टी को जोड़ा कोर्ट ने या उस अथॉरिटी ने, और उसका जोड़ने के बाद, अटैच करने के बाद सीधा उसका फॉरफीचर करवा दिया, मतलब उसको जब्त कर लिया। अब देखिए बिलोंगिंग टू अ प्रोक्लेम्ड पर्सन, और वो व्यक्ति जिसको, और वो प्रॉपर्टी जिसको आइडेंटिफाई कर रही है एक अथॉरिटी या कोर्ट आइडेंटिफाई कर रही है, या वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट आइडेंटिफाई कर रही है और उसको अटैच कर रही है, या फिर अटैचमेंट के साथ साथ उसका फॉरफीचर कर रही है, तो वो किस व्यक्ति की संपत्ति है? प्रोक्लेम्ड व्यक्ति की संपत्ति, जो कि कोर्ट में अपनी हाजिरी नहीं दी है जिसने। ठीक है, विद द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 8। और चैप्टर 8 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में इस बारे में सारी प्रक्रिया बता रखी है कि एक प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी कैसे आइडेंटिफाई होगी और वो उसकी अटैचमेंट और फॉरफीचर कैसे होगी। ठीक है, यहाँ तो बस 86 में जनरल ये बता रखा है कि भाई एसपी और सीपी अप्लाई करेंगे कोर्ट में कि आप कोर्ट जज साहब प्रॉपर्टी को अटैचमेंट, फॉरफीचर और उसकी
उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसेस इनिशिएट कर दीजिए। उनको नहीं करेंगे एसपी और सीपी, तो किसको करेंगे? कोई और रेलिवेंट अथॉरिटी जो राज्य सरकार ने इस बारे में बना रखी है, जिसकी जिम्मेवारी है कि उस राज्य में प्रॉपर्टी की आइडेंटिफिकेशन वो अथॉरिटी करती है, तो वो करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा सेक्शन 86, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग था पर सिंपल है। ठीक है, पढ़ेंगे हम सेक्शन 87 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बोलता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट। अब क्लेम्स, जो अब एक अपराधी की प्रॉपर्टी कोर्ट जोड़ेगी, अटैच करेगी, तो भाई कोई क्लेम भी उस पर उठेंगे कि ये प्रॉपर्टी तो अपराधी की नहीं थी, ये प्रॉपर्टी तो मेरी थी। अब मान के चलिए अपराधी एक ही प्रॉपर्टी कोर्ट ने जोड़ ली, ठीक है, लेकिन उस अपराधी एक ही प्रॉपर्टी में उसके चाचा जी का, उसके ताऊ जी का सबका हिस्सा था, तो अब क्या होगा? तो भाई क्लेम तो उठाएंगे ना चाचा जी और ताऊ जी, अगर एक उनकी भी प्रॉपर्टी जोड़ लेंगे साथ साथ, भाई हिस्सा उसका। मान के चलिए एक अपराधी है, एक प्रोक्लेम्ड पर्सन है ए, ठीक है, उसकी एक प्रॉपर्टी 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट है, तो अब कोर्ट क्या करती है? उस ए के पूरे 1000 स्क्वायर यार्ड को, प्लॉट को क्या करती है? अटैचमेंट कर लेती है और उसकी फोरफीचर जब्ती की तैयारी कर देती है। ठीक है, तो अब क्या होता है? अब उस प्रॉपर्टी में जो 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट था ए का, उसमें हिस्सा उसके चाचा जी का और उसके ताऊ जी का भी था, मतलब बी और सी का। बी को चाचा मान लेते और सी को ताऊ मान लेते। अब तो बी और सी जो उसके चाचा और ताऊ है, वो तो भाई क्लेम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त, अपनी ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्तियाँ लेके जाएंगे ना कि आपने भाई उसी ए का हिस्सा आप अटैच करते हैं, हमारा हिस्सा क्यों कर लिया? तो अब उनके क्लेम को सुना जाएगा सेक्शन 87। अब देखिए सेक्शन 87 का सब सेक्शन 1, इफ एनी क्लेम इज प्रेफर्ड टू, अगर कोई क्लेम प्रेफर किया जाता है, मतलब कोई क्लेम उठाया जाता है, और ऑब्जेक्शन मेड टू द अटैचमेंट ऑफ, या फिर एक आपत्ति उठाई जाती है कि कोर्ट ने एक अटैचमेंट कर ली है, और वो अटैचमेंट कैसी है? देखिए, एनी प्रॉपर्टी अटैच अंडर सेक्शन 85, और कोई भी प्रॉपर्टी पर एक क्लेम उठता है या कोई अटैचमेंट हो जाती है, तो कोई ऑब्जेक्शन, आपत्ति उठती है, और उस संपत्ति पर जो कि सेक्शन 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अटैच की गई थी, जब्त की गई थी, अब देखिए जोड़ी गई थी, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, और क्लेम कितने दिनों के अंदर उठाना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो क्लेम और आपत्ति उठाना चाहता है? 6 महीने के अंदर अंदर। और 6 महीने कब से कैलकुलेट होंगे? जब से उस संपत्ति की अटैचमेंट हुई है। तो 6 मंथ्स को आप अंडरलाइन कर लीजिए, बाद में जब हम प्री की प्रिपरेशन करेंगे रैपिडली वे में, तो हमें ढूंढने में मदद मिलेगी। अब देखिए, और कब से कैलकुलेट होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, जब से अटैचमेंट हुई है संपत्ति की, उस डेट से 6 मंथ्स के भीतर क्लेम या ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा एक व्यक्ति को जिसको कोई आपत्ति है कि कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी को गलत जोड़ लिया है, वो उस अपराधी की थोड़ी बहुत हमारी भी है। अब देखिए, बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन, तो आपत्ति जो क्लेम है या ऑब्जेक्शन है कोई भी व्यक्ति उठा सकता है, पर वो प्रोक्लेम्ड पर्सन नहीं उठा सकता। अब देखिए, ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर हैज एन इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, और किस आधार पर एक क्लेम और आपत्ति उठेगी कोर्ट में कि भाई जी प्रोक्लेम पर्सन भी मैं नहीं हूँ, मैं भगोड़ा व्यक्ति भी नहीं हूँ, मैं एक वो व्यक्ति हूँ जिसका इस प्रॉपर्टी में जो आपने अटैच किया उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मतलब मेरा हित है, इसमें मेरे पैसे लगे हुए इसमें। अब देखिए, एंड दैट सच इंटरेस्ट इज नॉट लाइबल थ्रू अटैचमेंट अंडर सेक्शन 85, और ये मेरा जो हित है ना, इसको आप अटैच नहीं कर सकते सेक्शन 85 के 85 BNSS के तहत। ठीक है, कि ये मेरे राइट्स का वोलेटिव है। ठीक है, अब देखिए, द क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू, तो अब जैसे एक क्लेम और ऑब्जेक्शन एक व्यक्ति ने उठाया कि भाई प्रोक्लेम्ड व्यक्ति का भी इसमें शेयर है और मेरा भी थोड़ा बहुत हिस्सा है, आपने उसके साथ साथ उसके शेयर के, प्रोक्लेम्ड पर्सन के शेयर के साथ साथ मेरा भी शेयर अटैच कर लिया है, लेकिन आप मेरे शेयर को आप अटैच करने के लिए लाइबल नहीं थे सेक्शन 85 के तहत। तो अब कोर्ट क्या करेगी भाई? इंक्वायरी बैठाएगी कि इस व्यक्ति ने जिसने क्लेम और ऑब्जेक्शन उठाया है, क्या इस व्यक्ति का शेयर है, मतलब उस विषय में अब इंक्वायरी चलेगी कोर्ट में। अब देखिए, एंड मे बी अलाउड और डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट, और फिर उस क्लेमेंट का और उस ऑब्जेक्टर का जो क्लेम जो उसने उठाया था, या तो उसको पूरे के पूरे में अलाउ कर देंगे, या पूरे के पूरे में डिसअलाउ कर देंगे, या पूरे के पूरे में डिसअलाउ कर देंगे, या भाग में थोड़े पार्ट में उसको डिसअलाउ कर देंगे। मतलब अगर उस ऑब्जेक्टर या क्लेमेंट का भाई थोड़ा सा हिस्सा है तो भाई उसको अलाउ कर देगी इंक्वायरी चला के कोर्ट, मतलब हाँ भाई आपका हिस्सा है, हम आपकी जितनी संपत्ति इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, और तो उसने कोर्ट ने पार्ट में छोड़ा, मतलब भाई जो होल था तो भाई मतलब एक मान के चलिए, जो हमने एग्जांपल लिया, एक व्यक्ति होता है जो कि प्रोक्लेम्ड पर्सन है, जो कि भगोड़ा है, जिसकी की प्रोक्लेमेशन भी इशू हो गई थी। अब उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था कोर्ट में। अब उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट की प्रक्रिया चलाई जाती है सेक्शन 85 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब मान के चलिए वो व्यक्ति ए है, जो भगोड़ा व्यक्ति है, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसका 1000 स्क्वायर यार्ड का कोई प्लॉट है। अब कोर्ट ने तो भाई उसका अकेले का प्लॉट मानते हो, उसका प्लॉट अटैच कर लिया कोर्ट के पेपर्स में। अब एक उसका चाचा जी निकल के आए बी, जो कि कहते हैं सर 500 गज उसका है, ए का जो मेरा भतीजा 500 गज तो मेरा है, पर मैं तो अपराधी हूँ नहीं, मैं तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हूँ नहीं। तो अब जो उसका चाचा जी बी उठकर आए, वो क्या होगा?
वो ऑब्जेक्टर होगा, वो क्लेमेंट होगा, वो मांग रहा है कोर्ट से अपनी प्रॉपर्टी वापस। अब तो यही कह रहे हैं कोर्ट या तो पूरे के पूरे को होल में उस पूरे 1000 गज के प्लॉट को बी पर जो इंक्वायरी बैठाएगा उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड किया है, बी की वो प्रॉपर्टी है नहीं है, या तो होल जो पूरी प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट उसको होल को रिलीज कर देगी, ठीक है, बी की बातें सुन के, या फिर जो जितना उसका हिस्सा है पार्ट में वो रिलीज कर देगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 87 का पैरा 87 के सबसेक्शन 1। अब हम पढ़ेंगे 87 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। प्रोवाइड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन अ पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन में, तो बताया गया है कोई भी क्लेम प्रेफर किया गया है या कोई भी आपत्ति ऑब्जेक्शन उठाया गया है और कौन से पीरियड के अंतर्गत, जो 6 महीने के पीरियड तो बताया गया है सबसेक्शन 1 में उसके अंतर्गत। तो अब देखिए में, तो अब क्या होगा वो, इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर, अगर तो जो क्लेमेंट है या ऑब्जेक्टर है जिसने क्लेम उठाया था कोर्ट में, मतलब क्लेम प्रेफर किया था और ऑब्जेक्शन उठाया था, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, अब देखिए बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो अब उस क्लेमेंट के और ऑब्जेक्टर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस क्लेम को आगे चलाएंगे, मतलब अब उस क्लेम को आगे चलाएंगे। अब वो जो क्लेम और जो ऑब्जेक्शन है वो अबेट नहीं होगा, अब उसके एलआर्स को सब्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा, उसके एलआर्स अब उस क्लेम को और ऑब्जेक्टर को चलाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 87 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। हम पढ़ेंगे सेक्शन 87 का सबसेक्शन 2 जो कि बोलता है क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सबसेक्शन 1 में बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड। अब जो क्लेम और जो ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा, ये एक प्रॉपर्टी को आपने जज साहब गलत जोड़ लिया है, वो प्रॉपर्टी तो मेरी है और मैं प्रोक्लेम पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा प्रोक्लेम पर्सन का इस प्रॉपर्टी में है, लेकिन मेरी भी इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, और हालांकि मैं एक लॉ अवॉइडिंग सिटीजन और मेरा इस प्रोक्लेम पर्सन के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इस प्रॉपर्टी के साथ मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन प्रोक्लेम व्यक्ति मेरा चाचा है, भतीजा है, कुछ भी है, XYZ फ्रेंड है, लेकिन हमने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी, तो आपने उसका हिस्सा आप अटैच करो, मेरा क्यों कर रहे हो। तो यही कह रहा है क्लेम्स और ऑब्जेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 में बी प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट बाय विच द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इज इशूड। जिस अदालत ने एक प्रॉपर्टी को जोड़ने के अटैचमेंट के ऑर्डर इशू करे थे ना, उसी अदालत में अब एक क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर अपने प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्लेम वो करेगा, मतलब उसमें एप्लीकेशन डालेगा, मतलब उसमें प्रेफर करेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, और इफ द क्लेम और ऑब्जेक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अटैच अंडर एन ऑर्डर एंडोर्स अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 85, और बताया गया है कि क्लेम और ऑब्जेक्शन एक ऐसा है जो कि सेक्शन 85 के सबसेक्शन 2 के तहत एक क्लेम और ऑब्जेक्शन उठता है, मतलब एक कोर्ट ने प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर दे दिए थे आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो अब देखिए तो क्या होगा, इन द कोर्ट ऑफ द CGM ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द अटैचमेंट इज मेड। अब मान के चलिए गुड़गांव के मजिस्ट्रेट ने झज्जर की कोई प्रॉपर्टी एक अपराधी की अटैच करवा ली, तो अब अगर झज्जर की जो प्रॉपर्टी अटैच हुई थी उसमें अपराधी का भी कुछ शेयर था और एक उसके जानने वाले का, दोस्त का, उसके चाचा ताऊ का भी कोई शेयर था, तो अब जो गुड़गांव के मजिस्ट्रेट में वो झज्जर का जो वो व्यक्ति है जो क्लेमेंट ऑब्जेक्टर है, वो गुड़गांव के मजिस्ट्रेट में अब क्लेम प्रेफर नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन प्रेफर नहीं करेगा, ऑब्जेक्शन मेड नहीं करेगा, वो झज्जर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपना क्लेम प्रेफर करेगा और ऑब्जेक्शन मेड करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 87 का सबसेक्शन 2। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 87 का सबसेक्शन 3 जो कि बोलता है एवरी सच क्लेम और ऑब्जेक्शन शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय द कोर्ट इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड। तो हर वो क्लेम, हर वो ऑब्जेक्शन जो कि एक प्रॉपर्टी अटैच हुई थी उसके संदर्भित कोर्ट में लाया गया था, तो वो ही कोर्ट उसे क्या करेगा, इंक्वायरी इनटू बाय कोर्ट, तो इंक्वायरी उस क्लेम और ऑब्जेक्शन पे वही कोर्ट चलाएगा इन विच इट इज प्रेफर्ड और मेड, जिसमें वो क्लेम प्रेफर किया जाता है या फिर मेड किया जाता है। अब प्रेफर्ड तो कौन करेगा भाई, मेड तो उस कोर्ट में मेड तो सीधा सीधा ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्टर या क्लेमेंट कर देगा, लेकिन प्रेफर्ड कौन करेगा। अब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में क्लेम भेजना है तो वो ऐसे प्रेफर होता है, ठीक है, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 मान के चलिए एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है जिसका नाम है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट A, ठीक है, जो कि गुड़गांव का है, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है B जो कि वो भी गुड़गांव का है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब एक ऑब्जेक्टर ने और क्लेमेंट ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट B के कोर्ट में क्लेम डाल दिया और हालांकि उसने अटैचमेंट मेड नहीं की थी, तो अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट B प्रेफर्ड कर देगा इसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट A को वो क्लेम, ठीक है, कि भाई इसने लोकल जुडिक्शन समझ के मेरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट B के केस कोर्ट में केस डाल दिया, पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट A ने प्रॉपर्टी को अटैच कर रखा था, तो मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट B जुडिशियल मैजिस्ट्रेट A को इस क्लेम को प्रेफर कर रहा हूँ, मतलब दे रहा हूँ। अब देखिए तो यह हो गया हमारा सेक्शन 87 का सबसेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 87 के सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। प्रोवाइड दैट इफ इट इज प्रेफर्ड और मेड इन द कोर्ट ऑफ अ CGM, तो बताया गया है अगर कि एक क्लेम या ऑब्जेक्शन प्रेफर किया गया है या मेड किया गया है एक
चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, अदालत में, तो क्या होगा देखिए, ही मे मेक इट ओवर फॉर डिस्पोजल टू एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। तो सीधा सीधा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद उस क्लेम और ऑब्जेक्शन को नहीं सुनेंगे, तो वो सीधा अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को उसको प्रेफर कर देंगे, मेक ओवर कर देंगे, ठीक है, तो मेक ओवर कर देंगे। तो ये था हमारा सेक्शन 87 का सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। मतलब बताया जा रहा है कि भाई एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने कोई प्रॉपर्टी अटैच करवाई थी, तो अब एक क्लेमेंट ने जो क्लेम या ऑब्जेक्टर ने क्लेम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में डलवा दिया, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास इतना टाइम नहीं, उसने उस क्लेम को, हालांकि उसने प्रॉपर्टी अटैच करवाई थी सीजीएम ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, पर वो सुनेगा नहीं उस क्लेम को, वो अपने सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को बोल देगा कि आप सुन लो और जो डिसीजन लेना हो ले लेना, ठीक है। और दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल समझ के सकते हैं कि मान के चलिए जो गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने झज्जर में एक प्रॉपर्टी अटैच करवाई थी, तो सीजीएम जो झज्जर में एक गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट ने प्रॉपर्टी अटैच करवाई थी, तो जो झज्जर का एक व्यक्ति होगा, जो क्लेमेंट या ऑब्जेक्टर होगा, जिसकी जमीन को, जिसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया था, उसके साथ साथ समझ के कि भाई ये अपराधी की है, अपराधी की थी थोड़ी बहुत सी है, लेकिन उस व्यक्ति का भी इंटरेस्ट है उसमें, तो वो व्यक्ति झज्जर के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास केस डाल रहा था, क्लेम और ऑब्जेक्शन डाल रहा था, ना कि गुड़गांव के सीजीएम के पास। तो अब झज्जर का सीजीएम इस चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस केस में भी किसी सबऑर्डिनेट अपने मैजिस्ट्रेट को दे देगा, जो कि अब उस केस को, उस क्लेम को और ऑब्जेक्शन को डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 87 का सबसेक्शन 4, जो कि बोलता है एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन अ होल और इन पार्ट बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1। अब कोई भी व्यक्ति है जो कि क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर बना था और उसका क्लेम जो वो कह रहा था, नहीं मेरी भी इंटरेस्ट है इस प्रॉपर्टी में, आपने भाई अक्यूज पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की तो संपत्ति अटैच करी है, पर उस संपत्ति में मेरा भी कुछ हिस्सा है, तो उस क्लेम को अब क्या किया, उस क्लेम को और ऑब्जेक्शन को क्या किया, जज साहब ने या तो पूरे के पूरे में खारिज कर दिया या भाग में खारिज कर दिया, डिसअलाउड कर दिया। अब देखिए क्या होगा, मे विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो अब वो क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर 1 साल के भीतर क्या करेगा, इस 1 साल को अंडरलाइन कर लीजिए, 1 साल के भीतर क्या करेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जब से वो डिसअलाउ करने का ऑर्डर आएगा 1 साल के भीतर वो क्या करेगा, इंस्टीट्यूट अ सूट टू एस्टेब्लिश द राइट विच ही क्लेम्स, तो एक दीवानी मुकदमा इंस्टीट्यूट कर देगा और उस दीवानी मुकदमे में क्या क्लेम करेगा, जो उस अटैच प्रॉपर्टी में जो एक जज साहब ने अटैच करी थी उसमें जो उसका हित है वो उसको क्लेम करेगा। अब देखिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट, और किस संदर्भ में केस डालेगा, जो प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट है, जो प्रॉपर्टी एक जज साहब ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की समझकर एक निर्दोष व्यक्ति की अटैच कर ली है उसके रूप में। अब देखिए बट सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट, पर मान के चलिए जो अब मैजिस्ट्रेट साहब ने वो अटैचमेंट की है वो रिस्पेक्ट करेंगे किसके सूट की, जो दीवानी जो सिविल कोर्ट का उस सूट के प्रति कोई डिग्री आ जाएगी, कोई जजमेंट आएगी, तो क्रिमिनल कोर्ट जिसने अटैचमेंट की थी प्रॉपर्टी की वो उस सिविल कोर्ट की जजमेंट की रिस्पेक्ट करेगा, सब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए इफ एनी द ऑर्डर शैल बी कंक्लूसिव, तो अब जो ऑर्डर, अब भाई सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ सच सूट, अब भाई सिविल सूट जो ऑब्जेक्टर ने क्लेमेंट ने डालता है 1 साल के भीतर उसकी एक जजमेंट आ जाती है उसके फेवर में, तो वो क्रिमिनल कोर्ट जिसने प्रॉपर्टी को अटैच किया था वो उस जजमेंट को, सिविल कोर्ट की जजमेंट को मानेगा, अन्यथा तो जजमेंट भी उस क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर के विरुद्ध में आ जाती है, अगेंस्ट में आ जाती है, तो वो जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट का रहेगा अटैचमेंट करने का वो कंक्लूसिव रहेगा, मतलब अंतिम रहेगा, ठीक है, मतलब फाइनल रहेगा। तो ये था हमारा सेक्शन 87 जो कि मैंने पढ़ा, इसमें से भर के क्वेश्चन आने वाले हैं प्री में, मेरे को अभी से ही स्मेल आ रही है, ठीक है, तो इसको मैं टिक मार्क कर लेता हूँ, 87 के साइड में टिक मार्क कर लीजिए कि इसमें से हर जुडिशरी एग्जाम में भर के 87 में से BNSS के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि है रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब जो एक प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था उसको रिलीज कर दिया जाएगा, मतलब छोड़ दिया जाएगा, और कौन रिलीज करेगा, वही मैजिस्ट्रेट जिसने अटैच किया था, और किसको दे देंगे, उस व्यक्ति को दे देंगे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। कभी अब देखिए सेल, या तो वो व्यक्ति अब तक नहीं आया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया था, अब कोर्ट एक समय सीमा के बाद उसको बेच देगी, उसकी कुर्की कर देगी। अब देखिए एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, या उस अटैच प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर देगी, जिस व्यक्ति से ली गई थी, जिस प्रोक्लेम पर्सन से वो ली गई थी उसको ही वापस दे देगी। तो ये था हमारा 88। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 88 का सबसेक्शन 1, जो कि बोलता है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन अपीयर्स विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। अब की
जो कि एक प्रोक्लेम्ड पर्सन था वो अपनी हाजिरी दे देता है और कहाँ दे देता है, जो एक इश्तिहार में प्रोक्लेमेशन में टाइम स्पेसिफाई किया गया था उस समय पर अपनी हाजिरी देता है और उस स्पेसिफाइड प्लेस पे अपनी हाजिरी देता है। तो सिंपल सी हमारी 88 के सबसेक्शन 1 में कौन सी वाली उसने अटैचमेंट की थी जज साहब ने, कि साथ साथ प्रोक्लेमेशन भी निकलवा देता और साथ साथ ही साइमल्टेनियसली भी प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी, तो वो वाली केस में ये बोल रहा है। तो भाई प्रॉपर्टी भी साथ साथ साइमल्टेनियसली अटैच कर ली थी, तो अब जो प्रोक्लेमेशन का टाइम चल रहा है 30 डेज का, जो टाइम होता है कि अब अक्यूज को प्रोक्लेम पर्सन को आना पड़ता है, अब वो आ गया उस टाइम में। अब देखिए क्या होगा, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर रिलीजिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द अटैचमेंट। तो अब कोर्ट एक ऑर्डर निकाल देगा कि भाई जो हमने साइमल्टेनियसली अटैचमेंट के ऑर्डर करे थे प्रोक्लेमेशन के साथ साथ, अब रिलीज कर दिया जाए इसकी प्रॉपर्टी को, अब इसकी प्रॉपर्टी नो लॉन्गर इज अटैच्ड अंडर द कोर्ट। ठीक है, अब तो ये था हमारा सेक्शन 88 का सबसेक्शन 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अब सेक्शन 88 का सबसेक्शन 2 जो कि बोलता है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन। अब जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है, जो कि भगोड़ा व्यक्ति है, जो कि अरेस्ट वारंट इशू करने के बाद भी कोर्ट में हाजिरी नहीं दिया था, तो उसकी एक इश्तिहार कोर्ट ने निकलवा दी थी और इश्तिहार में क्या लिखा होता कि भाई वो 30 दिनों के भीतर अपनी हाजिरी दे, 30 डेज के अंदर अपनी हाजिरी दे कोर्ट में, मतलब इस जगह पर दे और इस टाइम पे दे। तो अब उसी के बारे में बता रहा है 88 का सबसेक्शन 2 जो कि कह रहा है इफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन डज नॉट अपीयर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द प्रोक्लेमेशन, जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वो अपनी हाजिरी नहीं देता है और जो प्रोक्लेमेशन में इश्तिहार में जो टाइम जो समय दिखा हुआ था उसके अंतर्गत नहीं देता, तो अब क्या होगा, द प्रॉपर्टी अंडर द अटैचमेंट शैल बी एट डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब जो कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर ली है तो अब उसको राज्य सरकार क्या करेगी, बेच देगी, मतलब अब उसको राज्य सरकार डिस्पोजल पर रख देगी। ठीक है, मतलब वो प्रॉपर्टी कोर्ट नहीं बेचेगा, कोर्ट कुर्की नहीं करेगा, राज्य सरकार करेगी। अब देखिए परंतु इट शैल नॉट बी सोल्ड अंटिल द एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। परंतु राज्य सरकार डिस्पोजल उस प्रॉपर्टी का 6 महीने से पहले नहीं कर देगी, 6 महीने वेट करेगी और 6 महीने कब से कैलकुलेट होंगे, जब से उस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया था। ठीक है, तो हम ये 6 months वाली जो बात है इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो और क्या कह रहा है, एंड अंटिल एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड अंडर 87 हैज बीन डिस्पोज, या कोई क्लेम या ऑब्जेक्शन सेक्शन 87 के अंतर्गत उस अटैचमेंट पर लगाया गया था, तो वो क्लेम और ऑब्जेक्शन जब तक अटैच मतलब डिस्पोज नहीं हो जाता, खारिज नहीं हो जाता या डिसाइड नहीं हो जाता, जब तक भी नहीं बेचेगी। ठीक है, और देखिए आगे ऑफ अंडर दैट सेक्शन, उस सेक्शन के अंतर्गत 87 के अंतर्गत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अनलेस इट इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल लीकेज। कोर्ट ने कोई एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, एक प्रोक्लेम्ड पर्सन की एक ऐसी प्रॉपर्टी अटैच कर ली थी जो कि जल्दी खराब हो सकती है, मतलब वो पेरिशेबल नेचर की है। तो अब देखिए, और द कोर्ट कंसीडर दैट द सेल वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द ओनर, और कोर्ट यह भी मान लेती है कि भाई जो ये प्रॉपर्टी है इसका ऐसा नेचर है कि ये खराब हो जाएगी अगर नहीं बेची गई तो कोर्ट उसे बेच देगी। और देखिए क्या करेगी, और कोर्ट उसे क्यों बेचेगी, कि सिर्फ हम इसे बेच देते हैं, कोर्ट कह रही है हम इसे सेल कर देते हैं ताकि ये सिर्फ बेनिफिट ही रहेगा, फायदा ही रहेगा, लाभ ही रहेगा जो इसका मालिक है उसको। अब देखिए, इन ईदर ऑफ विच केसेस द कोर्ट में कॉज इट टू बी सोल्ड whenever it think fit, और इन दोनों ही केसेस में अगर वो पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच की थी तो उसको दोनों ही केसेस में बेच देगी, और या तो कोर्ट और अगर वो पेरिशेबल नेचर की प्रॉपर्टी नहीं है तो कोर्ट अन्य रीजंस के कारण ये समझती है कि भाई ओनर को बेनिफिट ही होगा इसके बेचने से, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देगी, बेच देगी। ठीक है, whenever it think fit, जब भी कोर्ट को उचित लगेगा तभी बेच देगी। ठीक है, आज प्रॉपर्टी अटैच करी और आज कोर्ट को दिख रहा है कि भाई हमने जो प्रॉपर्टी अटैच करी है प्रोक्लेम्ड पर्सन की वो 200 लीटर दूध है, वो 200 लीटर मिल्क है, मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो अब क्या होगा, कोर्ट को पता नहीं है कि अगले दिन ही वो दूध खराब हो जाएगा, तो तुरंत बिचवा उसको बेच देगी कोर्ट। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेक्शन 82 का। सेक्शन 88 का सबसेक्शन 2 पूरा हम पढ़ेंगे। सेक्शन 88 का सबसेक्शन 3 जो कि बताता है if within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached। तो अब कह रहा है, अब सेक्शन 88 का सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, if within 2 years, जब 2 साल के अंतर्गत फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट, और 2 साल कब से कैलकुलेट होंगे, जब से अटैचमेंट एक प्रोक्लेम्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया तब से 2 साल कैलकुलेट होंगे। और क्या कह रहा है देखिए, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज, कोई भी व्यक्ति मतलब ऑब्वियसली वो प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसकी वो प्रॉपर्टी है, या फिर वो व्यक्ति जो कि ऑब्जेक्टर या क्लेमेंट बनता पर वो आ नहीं पाया किसी कारणवश, या वो व्यक्ति भी हो सकता है। आप देखिए, एनी पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज, कोई व्यक्ति जिसकी वो प्रॉपर्टी थी और हैज़ बीन एट डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोजल के लिए राज्य सरकार के पास रखी हुई है, जमा है, अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 88 के सबसेक्शन 2 के तहत
अपीयर्स वॉलंटरली, वो व्यक्ति जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो स्वयं इच्छा से अपीयर हो जाता है, हाजिरी दे देता है कोर्ट में। और देखिए, और इस एप्रीहेंडेड या उसको पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा, एंड ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, पकड़ के उसको कोर्ट के समक्ष लाया जाता है। बाय हुज ऑर्डर द प्रॉपर्टी वाज अटैच्ड, और उस कौन से कोर्ट के उसको समक्ष लाया जाता है, जिसके ऑर्डर से प्रॉपर्टी की अटैचमेंट हुई थी, मतलब कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी को जोड़ा था अपने पास। अब देखिए, और द कोर्ट टू विच सच कोर्ट इज सबऑर्डिनेट, और या तो एक व्यक्ति को अप्रीहेंड कर लिया जाता है जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, जिसको एक कोर्ट ने अटैच करा था, तो वो व्यक्ति उस कोर्ट में अपीयर नहीं होता, हाजिरी नहीं देता है, अप्रीहेंड नहीं करके लाया जाता है, उसको उस कोर्ट के कोई हायर कोर्ट में अप्रीहेंड करके लाया जाता है या वो अपीयर होता है। तो देखिए क्या होगा, एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट, और उस कोर्ट की सेटिस्फैक्शन के, जो एक कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी अटैच की थी, एक व्यक्ति उस कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा 2 साल के टाइम के अंतर्गत, वो उसके हायर कोर्ट में अपीयर हो रहा है, और क्या उस कोर्ट को क्या साबित करके दे रहा है, एंड प्रूव्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच कोर्ट दैट ही डिड नॉट अब्सकॉन्ड और कंसील हिमसेल्फ, और वो साबित कर देता है कोर्ट में, कोर्ट को संतुष्टि दे देता है कि वो अब्सकॉन्ड, वो भागा नहीं था, और उसने अपने आप को कंसील, छुपाया भी नहीं था, फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द वारंट, और किस मतलब के लिए सिर्फ यह उसने नहीं किया था कि वो वारंट का एग्जीक्यूशन ना होने दे, भाई उसको पता ही नहीं था। और वो क्या कहता है, एंड दैट ही हैड नोट सच नोटिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन, और उसके पास कोई भी इश्तिहार का, जो कोर्ट ने जिसने प्रॉपर्टी अटैच की है उसका कोई भी उसके पास नोटिस नहीं था कि कोई इश्तिहार कोर्ट ने उसके प्रति पब्लिश करवा रखा। अब देखिए क्या होगा, एज टू अनेबल हिम टू अटेंड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड देयरिन, ताकि भाई उसको इश्तिहार के बारे में पता लगता और वो क्या करता भाई, उसको टाइम मिल पाता और वो कोर्ट में आता। जब उसको पता ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई प्रोक्लेमेशन जारी हुआ तो वो कैसे आता, तो वो कह रहा कि मेरे को कोई नोटिस नहीं था प्रोक्लेमेशन का, तो फिर मैं उस स्पेसिफाइड टाइम पे और स्पेसिफाइड प्लेस पे कैसे आता। आप देखिए क्या होगा, सच प्रॉपर्टी और इफ द सेम हैज़ बीन सोल्ड, अगर वो प्रॉपर्टी अभी बची है या अभी वो प्रॉपर्टी बेची नहीं गई है, देखिए, और सॉरी हाँ, अभी वो प्रॉपर्टी अगर अभी बची है तो और ये फॉलो हो जाएंगे। अगर वो प्रॉपर्टी बेच दी गई तो क्या होगा, देखिए, द नेट प्रोसीड्स ऑफ द सेल, और इफ part only thereof has been sold, the net proceed of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all cost incurred in consequence of the attachment, be delivered to him। अगर तो राज्य सरकार ने एक व्यक्ति तो 2 साल के अंदर जब प्रॉपर्टी अटैच की गई थी उसके अंदर एक एनी पर्सन अपीयर हो जाता कि ये प्रॉपर्टी जी मेरी है और मैं एब्सकॉन्ड नहीं होता, मैं कंसील नहीं होता, मेरे को तो प्रोक्लेमेशन का नोटिस ही नहीं था, तो अब क्या होगा, अगर तो वो प्रॉपर्टी बेच दी गई है तो जो कोर्ट है जिसने वो प्रॉपर्टी अटैच की थी वो कोर्ट या फिर उसका हायर कोर्ट क्या करेगा, जो भाई उसका नेट प्रोसीड है, जो उसकी प्रॉपर्टी बेची गई उसके जो नेट प्रोसीड है उसको उस व्यक्ति को दे देगी। ठीक है, अगर थोड़ी 50 पर मतलब थोड़े भाग में प्रॉपर्टी बेची गई है, थोड़ा भाग बचा हुआ है, रेजिड्यू बचा हुआ है, तो रेजिड्यू उसको थमा देगी और उसका नेट प्रोसीड थमा देगी, और उसको नेट प्रोसीड यूं का यूं नहीं दे देगी कि भाई मान के चलिए एक प्रॉपर्टी कोर्ट ने अटैच की कि एक भगोड़ा व्यक्ति आ नहीं रहा है, वो या तो एब्सकॉन्ड हो गया है या वो कंसील करा अपने आप को, तो भाई प्रॉपर्टी तो कोर्ट ने पूरा खर्चा उर्चा लगवाया प्रोक्लेमेशन निकालने में, तो मान के चलिए एक व्यक्ति की प्रोक्लेम पर्सन की प्रॉपर्टी 100 रुपये में बेची, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, तो अब कोर्ट को 30 रुपये उसके इस प्रोसेस में प्रोक्लेमेशन में कुर्की वगैरह कराने के स्टेट गवर्नमेंट के उसमें लग गए, तो अब उस व्यक्ति को वो 2 साल के अंतर्गत आ जाता है और उसकी प्रॉपर्टी बेच दी गई थी, तो उसको 70 रुपये उसके दे दिए जाएंगे और उस पर जो केस की ट्राई करनी है वो अब आ ही गया है तो उसकी ट्राई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा सेक्शन 88 का सबसेक्शन 3 जो कि बहुत ईजी था लेकिन थोड़ा लेंथी था। ठीक है, और ये लेटर पार्ट इसका ये कह रहा है सेक्शन 88 का सबसेक्शन 3 का लेटर पार्ट, आफ्टर सेटिस्फाइंग देम देयर फ्रॉम ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अटैचमेंट बी डिलीवर्ड टू हिम। कोर्ट पहले अपने आप को संतुष्ट करेगा कि हमारे कोर्ट ने क्या क्या कॉस्ट इस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इस प्रोक्लेम पर्सन की अटैचमेंट के लिए, प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए खर्चे हैं, तो उसको उस नेट प्रोसीड में से निकाल लिया जाएगा और जो बचे कुछ नेट प्रोसीड है वो उस प्रोक्लेम पर्सन को थमा दी जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 88 का सबसेक्शन 3। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 89, हम पढ़ेंगे सेक्शन 89 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम सेक्शन 88 के सबसेक्शन 3 में जो वर्ड स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी अंडरलाइन कर लेंगे, यह भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यह भी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 89 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अब एक व्यक्ति जो कि 2 साल में अपीयर हो गया था और उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर नहीं कर रही है कोर्ट, और रिस्टोर क्यों नहीं करी है भाई, कोर्ट ने
जो सेक्शन 88 के सबसेक्शन 3 में हमने पढ़ा कि कोर्ट ने बेच दी है वो प्रॉपर्टी तो नेट प्रोसीड दे देगी, तो यहाँ इस केस में सेक्शन 89 के केस में कोर्ट ने वह प्रॉपर्टी बेची नहीं है तब भी उसे नहीं दे रही, तो अब सेक्शन 89 में वह व्यक्ति अपील डालेगा प्रोक्लेन पर्सन। अब क्या रहा है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो अब जो अटैच प्रॉपर्टी थी जो एक व्यक्ति की थी प्रोक्लेन पर्सन की और वो 2 साल के टाइम के अंतर्गत आ जाता है, तो अब उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर नहीं करी कोर्ट, मतलब जिस जगह पर उसकी प्रॉपर्टी थी वहीं उसको नहीं दे रही है वापस, मतलब ठीक है, तो वो व्यक्ति उस अटैचमेंट के ऑर्डर की अपील डालेगा। अब देखिए सेक्शन 89 की मैं बॉडी पढ़ता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 88, कोई भी व्यक्ति जो कि रेफर किया गया था सेक्शन 88 के सबसेक्शन 3 में, वही व्यक्ति जो मैंने अभी बताया, हु इज एग्रीड बाय एनी रिफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी, जो कि अपने आप को दुखियारा समझता है कि कोर्ट ने जिसने उसकी प्रॉपर्टी अटैच करी थी उसकी प्रॉपर्टी अब कोर्ट उसको दे नहीं रहा है वापस। अब देखिए, और द प्रोसीड्स ऑफ द सेल देयर ऑफ, या फिर जो कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी बेच भी दी थी उसके प्रोसीड्स बहुत कम उसको मिल रहे हैं, मतलब उसको मिलने चाहिए थे ज़्यादा पर कोर्ट उसको कम दे रहा। देखिए क्या होगा, मैं तो वो व्यक्ति जो दुखियारा व्यक्ति है वो क्या करेगा, मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम द सेंटेंसेस ऑफ द फर्स्ट मेंशन कोर्ट। तो अब वो व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी और जिसकी प्रॉपर्टी सेल करती थी या सेल करके उसको नेट प्रोसीड मिलने थे या सेल नहीं भी की थी तो उसकी प्रॉपर्टी की रिस्टोरेशन नहीं हो रही है, तो वो व्यक्ति अपील कर देगा। और कौन से कोर्ट में करेगा, जिससे उस कोर्ट की अपील, जब एक वो कोर्ट जिसने प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है वो कोर्ट उस व्यक्ति को प्रोक्लेम पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं कर रहा, मतलब वापस नहीं दे रहा है, या फिर उस कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी बेच दी है तो उसको जो नेट प्रोसीड है वो भी पूर्ण तरीके से नहीं दे रहा है, तो वो उस कोर्ट की जिसने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है उस कोर्ट की अगर वो सजा दे देता, किसी व्यक्ति को जेल कटवाने की सेंटेंस सुना देता हो, तो उस कोर्ट की अपील जिस कोर्ट में जाएगी, अब वो व्यक्ति जो दुखियारा व्यक्ति है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई थी और वो 2 साल के टाइम के अंदर आ जाता है और उसको उसकी प्रॉपर्टी रिस्टोर नहीं होती, तो वो व्यक्ति उसी कोर्ट में अपील डालेगा जिसमें उस कोर्ट की सेंटेंस की अपील जाती है, ठीक है, मतलब एपेलेट कोर्ट में, उस कोर्ट के एपेलेट कोर्ट में, ठीक है। तो ये हो हमारा सेक्शन 89 जो कि हमने बहुत ही अच्छी तरह और प्यारी तरह समझा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 6 का पार्ट डी जो कि हमारा लास्ट चंक रहेगा इसका, चैप्टर 6 का, जो कि बताता है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। अब कुछ अन्य नियम रिगार्डिंग किसके संदर्भ में, ये प्रोसेसेस जो चलते आ रहे हैं हमारे चैप्टर 6 में इसके संदर्भ में, ठीक है। तो अब ये सेक्शन 90 हम पढ़ने वाले PNSS का, जो कि कहता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। अब ये सेक्शन 87 हमारा CRPC के था, अब वो हमारा सेक्शन 90 बना दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी से ही सेक्शन 90 को टिक मार्क कर लीजिए साइड में, क्योंकि इससे क्वेश्चंस भर के आते हैं। हरियाणा के प्री में इससे क्वेश्चन आया हुआ था 2024 में मार्च में एग्जाम होता उसमें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 90 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। अब जो कहता है इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सम्मन। अब एक व्यक्ति को कोर्ट ने सम्मन भेजना था पर वो कोर्ट उसको सम्मन ना भेजकर वारंट भेज रहा है, तो ऐसा कोर्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब एक सम्मन्स केस था, मतलब 2 साल या 2 साल से कम को एक व्यक्ति की सजा मिलनी थी, तो वो सम्मन्स केस होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को उसने एक केस कर दिया, एक कांड कर दिया, तो उसमें उसको सजा 2 साल या 2 साल से कम की जेल कटवाई जानी थी, तो उस केस को हम बोलते हैं सम्मन्स केस। अब यही कह रहा है कि सम्मन्स केस में तो भाई सम्मन दे के ही बुलाएंगे, तो यही कह रहा है भाई सम्मन्स केस में एक व्यक्ति को सम्मन भेजना था तो उस व्यक्ति को वारंट भेजकर ही बुला सकते हैं, गिरफ्तार करवा सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 90 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ जो कि बताता है अ कोर्ट में इन एनी केस इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस संहिता। तो एक अदालत में उसकी पावर है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, और क्या पावर है, इन एनी केस किसी भी मुकदमे में, क्रिमिनल मुकदमे में, इन विच इट इज एम्पावर्ड बाय दिस संहिता, और उस कोर्ट को, उस अदालत को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने एम्पावर, ताकत दे रखी है क्या करने के लिए, टू इशू अ सम्मन्स, सम्मन्स इशू करने के लिए भारतीय न्यायिक संहिता ने एक कोर्ट को पावर दे रखी है इस संहिता के तहत फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन। वो सम्मन क्यों इशू कर रहा था कोर्ट, एक व्यक्ति की हाजिरी के लिए। अब देखिए इशू तो वो क्या कर देगी, कोर्ट इशू कर देगी, क्यों इशू कर, क्या इशू कर देगी, आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजंस इन राइटिंग, अपने लिखित में कारण रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। एक कोर्ट को सम्मन इशू करने थे पर वो कोर्ट अब इशू क्या करेगी, अपने कारण रिकॉर्ड करेगी लिखित में, और क्या करेगी, आ वारंट फॉर हिज अरेस्ट। तो एक सम्मन इशू करना था एक कोर्ट को, पर लिखित में एक कोर्ट अपने कारण रिकॉर्ड करती है और उस व्यक्ति को सम्मन ना भेजकर वारंट भेज देती है। मतलब सम्मन भेजती तो वो व्यक्ति अपीयरेंस देता, हाजिरी देता, मतलब एक व्यक्ति को कोर्ट सम्मन भेजती है तो वो व्यक्ति, सम्मन भाई लाइटर फॉर्म होती है, मतलब अभी इतनी प्रेशर की बात नहीं है, आप जो तारीख लिखी हुई सम्मन में उसमें पहुंच जाओ, तो अब सम्मन में क्या होगा, वो व्यक्ति अपनी कोर्ट में अपीयरेंस देता, मतलब हाजिरी देता। लेकिन अब वारंट कट गया है तो अब वारंट से उस व्यक्ति को ब्रॉड किया जाएगा, मतलब कोई पकड़ कर कोर्ट में लाएगा, ठीक है, ये फर्क होता है। तो मतलब एक व्यक्ति को सम्मन जाना था, मतलब उसने कोई लाइटर, कोई हल्का कांड कर रखा था, वो कोई गवाह हुआ था, तो अब गवाह को या
एक अपराधी को सम्मन जाना था, अब उसको देखो कि वारंट आएगा, और वारंट क्यों आएगा कि कोर्ट अपने कारण रिकॉर्ड करती है कि किस कारणवश वो सम्मन की जगह पर वारंट भेज दिए। तो किन केसेस में होता है, इन केसेस में होता है ए, इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन्स, की सम्मन्स इशू करने से पहले उस कोर्ट को क्या लगता है, और आफ्टर इशू ऑफ द सेम, और या फिर सम्मन इशू करने के बाद उस कोर्ट को क्या लगता है, अदालत को क्या लगता है, बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस, पर जो सम्मन्स में टाइम फिक्स्ड है अपीयरेंस के लिए, जो सम्मन में एक डेट लिखी जाती है वो फिक्स है अपीयरेंस के लिए, उससे पहले कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, द कोर्ट सीज रीजन टू बिलीव, तो अदालत को यकीन करने के कारण लगते हैं, क्या लगते हैं, दैट ही हैज अब्सकॉन्डेड, कि जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा जा रहा है वो भाग चुका है, और विल नॉट ओबे द सम्मन, या वो व्यक्ति जिसको सम्मन भेजे जा रहे हैं वो सम्मन को ओबे नहीं करेगा, मतलब मानेगा नहीं, उसका आदर नहीं करेगा। तो मैं क्या करती हूँ, कोर्ट की लैंग्वेज है ये कि कोर्ट उस केस में सम्मन की जगह वारंट इशू कर देगा, ठीक है, वारंट इशू कर देगा। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 90 का क्लॉज बी, जो कि कहता है इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर एंड द सम्मन्स इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, अब सम्मन उस व्यक्ति को जिसको सम्मन भेजकर कोर्ट बुलाता अपीयरेंस के लिए, अब उस व्यक्ति को सम्मन सर्व भी हो जाता है, मतलब वो व्यक्ति सम्मन ले लेता है, पर वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति विफल हो जाता है, वो कोर्ट में हाजिरी नहीं देता। तो अब क्या होगा देखिए, एंड द सम्मन इज प्रूव टू हैव बीन ड्यूली सर्व्ड, और कोर्ट में प्रोसिक्यूशन या अक्यूज जो भी एक व्यक्ति को सम्मन देके बुला रहा है वो साबित कर देते कोर्ट में कि चीज़ सम्मन तो ड्यूली सर्व्ड, मतलब उस व्यक्ति को दिए जा चुके थे। अब देखिए क्या होगा, इन टाइम, और वो भी समय के अंदर, मतलब मान के चलिए आज एक कोर्ट ने सम्मन इशू किया है और डेट उसने 1 महीने की बात की लगाई है, तो अब वो प्रोसिक्यूशन क्या प्रूव करेगा कि सर 1 महीने बाद की आपने डेट लगाई थी, सम्मन आपने मान के चलिए 1 अगस्त 2024 को कोर्ट ने सम्मन इशू की है एक व्यक्ति को बुलाने के लिए, और कोर्ट ने डेट लगा ली 1 सितंबर 2024। तो अब वो व्यक्ति सम्मन ले तो लेता, ड्यूली सब उसको पास हो जाते हैं, अब वो लेकिन कोर्ट में नहीं आता। तो अब वो क्या करता है, अब प्रोसिक्यूशन जिसको उस गवाह को बुलाना होगा, या फिर डिफेंस अक्यूज का वकील जिसको उस गवाह को बुलाना होगा या उस अक्यूज को बुलाना होगा, तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, तो कोर्ट में साबित करेगा कि सर सम्मन्स ड्यूली सर्व्ड हो गए थे आपके, जो आपने उस अक्यूज को भेजे थे, पर वो विफल हो गया है, वो फेल हो गया, वो नहीं आया कोर्ट में, और सम्मन्स इन टाइम, मतलब इन टाइम उसके पास सफिशिएंट टाइम था, समय था कि वो सम्मन को पढ़कर आ सकता था। ये नहीं है कि उसको 1 सितंबर 2024 को हाजिरी देनी है और उसके पास सम्मन 30 जुलाई, उसके पास सम्मन 30 अगस्त 2024 को सर्व हुए, नहीं, उसके पास सम्मन बहुत पहले ही सर्व हो गए थे। मतलब जज साहब आपने सम्मन 1 अगस्त 2024 को काटे, उसके पास सम्मन 10 अगस्त 2024 को ही सर्व हो गए थे, पर वो अब जो आपने डेट लगाई थी 1 सितंबर 2024 उसमें भी नहीं आया है। तो अब क्या करेगी कोर्ट, तो इन्हीं उसमें क्या करेगी कोर्ट, ऑफिस अपीयर, आगे बताऊंगा क्या करेगी, ऑफिस अपीयरेंस इन अकॉर्डेंस देयरविद एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। अब और क्या होता है, ड्यूली सर्व्ड इन टाइम टू एडमिट फॉर हिज अपीयरिंग इन अकॉर्डेंस देयरविद, और वो प्रोसिक्यूशन साबित कर देता कि भाई उस व्यक्ति के पास जिसको सम्मन भेजा गया उसके पास पूरा टाइम था, वो कोर्ट में आ सकता था, पर क्या हुआ, और वो अपनी हाजिरी दे सकता था इन अकॉर्डेंस देयरविद, इस सम्मन को फॉलो करते हुए, एंड नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर, और वो व्यक्ति कोई भी रीजनेबल एक्सक्यूज इस बारे में नहीं दे पाएगा। तो आप क्या करिए, आप सम्मन की जगह वारंट निकाल दीजिए। अब ठीक है, तो एक सम्मन केस में भी सम्मन की जगह वारंट जा सकता है, और जो मैंने सेक्शन 90 के क्लोज ए और बी में जो पॉइंट्स बताए इनके तहत ही जा सकता है। ठीक है, कि कोर्ट को रीजन टू बिलीव यकीन करने के कारण हो जाता है कि एक अपराधी जिसको सम्मन भेजा गया था, या तो सम्मन भेजने से पहले या सम्मन भेजने के बाद, पर डेट ऑफ अपीयरेंस से पहले, कि क्या वो व्यक्ति भाग गया, अब्सकॉन्ड कर गया है, ठीक है, और या फिर वो व्यक्ति कोर्ट के सम्मन का आदर नहीं करेगा, तो सम्मन की जगह कोर्ट, अदालत, जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब वारंट निकलवा देंगे। ठीक है, और बी क्या होता है कि भाई वो व्यक्ति को सम्मन डिलीवर हो गए थे जिसको सम्मन जाने थे, और वो विफल हो गया है, और जानबूझ के उसके पास सर्विस भी हो चुकी थी और इन टाइम हो चुकी थी, उसके पास पूरा समय था कि वो कोर्ट में हाजिरी दे सकता है, और कोई भी उचित कारण नहीं है कि वो समझा सके कोर्ट को कि वो क्यों विफल हुआ। तो कोर्ट ऐसे केस में सम्मन की जगह अब वारंट निकाल देगी और उसको कोर्ट के सामने ब्रॉड किया जाएगा, मतलब उसको कोर्ट के सामने अब लाया जाएगा। वो अब अपीयरेंस नहीं देगा, अपीयरेंस देता तो वो सम्मन पे ही दे देता, पर अब उसको वारंट काटे हैं तो अब उसको पुलिस वाले या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अब उसको ब्रॉड करके, मतलब घसीट के कोर्ट के सामने लेके आएंगे, मतलब उसको पकड़ के। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था सेक्शन 90 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन BNSS का मेरे को लग रहा है, और प्री से इसमें भर के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 91 ऑफ द BNSS, जो कि बोलता है पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब शक्ति है कि क्या बॉन्ड ले लिया जाए, मतलब मुचलका ले लिया जाए, और बेल बॉन्ड या जमानती मुचलका ले लिया जाए, किसके लिए, अपीयरेंस के लिए, हाजिरी के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 91। इससे पहले मैं एक पानी की सिप पी लेता हूँ। ठीक है, तो आप इतने सेक्शन 90 पढ़िए, मैं अभी दो सेकंड पानी की सिप पी लेता हूँ।
भाई गला सूख जाता है, गला सूख जाता है, ठीक है। अब सेक्शन 91 बी एंड डबल एस का मैं पढ़ने वाला हूँ। पहले इंडेक्स पढ़ता हूँ, क्या कह रहा है। पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस, शक्ति है, किसकी शक्ति है वो बॉडी में बताऊंगा अभी, लेकिन शक्ति है क्या कि मुचलका भरवा लिया जाए या फिर जमानती मुचलका भरवा लिया जाए, और किस चीज़ के लिए, बस उस व्यक्ति की हाजिरी के लिए कि कोर्ट में वो हाजिरी दे देगा। अब देखिए सेक्शन 91 की बॉडी, when any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summons or warrant, जब एक व्यक्ति when any person for whose appearance, जब एक व्यक्ति के लिए और उस व्यक्ति की हाजिरी के लिए और अरेस्ट द ऑफिसर प्रिजाइडिंग या फिर उसकी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए जो व्यक्ति, जो ऑफिसर, जो अधिकारी कोर्ट में प्रिजाइड कर रहा है, मतलब वो जज साहब है, तो देखिए इज एम्पावर्ड टू इशू अ समन और वारंट, और वो जज साहब एक व्यक्ति के अपीयरेंस के लिए, उसके अरेस्ट के लिए एम्पावर्ड हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत या और अन्य कानून के तहत कि वो एक व्यक्ति को सम्मन भी भेज सकते हैं और उसकी गिरफ्तारी भी करवा सकते हैं। इज प्रेजेंट इन सच कोर्ट, और वो व्यक्ति जिसको जज साहब सम्मन और वारंट इशू कर अपने पास बुला सकते थे, वो व्यक्ति प्रेजेंट है जज साहब के सामने। अब देखिए क्या होगा, सच ऑफिसर में रिक्वायर सच पर्सन टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड, तो वो अब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट के, वो क्या कहेंगे उस व्यक्ति को कि भाई तुम अब एक मुचलका भरो, एक बॉन्ड भरो, उसमें कुछ राशि लिख कर दो जो मैं बता रहा हूँ, और वो हमें जमा करो कि तुम अगर आगे नहीं आए तो हम तुमसे वो राशि वसूल कर लेंगे। तो देखिए क्या होगा, और बेल बॉन्ड फॉर इज अपीयरेंस इन सच कोर्ट, या फिर बेल बॉन्ड या फिर जमानती मुचलका भरो, और किस चीज़ के लिए कि तुम कोर्ट में अपनी हाजिरी देते रहोगे। अब देखिए, और एनी अदर कोर्ट टू विच द केस में बी ट्रांसफर फॉर ट्रायल, या तुम इस कोर्ट में जमानती मुचलका या अपना नॉर्मल मुचलका भर दो, और क्यों भर दो, क्योंकि तुम्हारा केस मैं कमिट करूंगा दूसरे किसी कोर्ट में, तो तुम उस कोर्ट में अपनी हाजिरी दे दोगे। तो ये हमारा था सेक्शन 91 की बॉडी, जो कि मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की पढ़ाई। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 92 जो कि इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत। अब देखिए, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। अब जो 91 में एक व्यक्ति ने मुचलका भरा था और जमानती मुचलका भरा था, वो कोर्ट के समक्ष प्रेजेंट था, और उस कोर्ट की पावर थी कि वो उस कोर्ट की पावर थी जो उसके सामने व्यक्ति खड़ा है, वो उसके लिए सम्मन भी निकलवा सकता है और वारंट भी निकलवा सकता है। पर वो व्यक्ति कोर्ट के सामने खड़ा है, तो कोर्ट उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको क्या कर देंगे, बोलेंगे कि तुम बॉन्ड भरो या बेल बॉन्ड भरो, कि तुम मेरे सामने अपनी हाजिरी कोर्ट में देते रहोगे या फिर किसी और कोर्ट में देते रहोगे जिसको मैं ये केस ट्रायल के लिए कमिट करूंगा। ठीक है, तो वही 91 का फर्दर कंटिन्यूअस वर्जन है 92। अब ये 92 क्या कह रहा है, बॉडी पढ़ते हैं। व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड और बेल बॉन्ड टेकन अंडर दिस संहिता, जब कोई व्यक्ति एक बॉन्ड से, एक मुचलके से या एक जमानती मुचलके से बाउंड है, बाध्य है कि वो हाजिरी देगा इस संहिता के तहत उसने कोई बॉन्ड भरा, मतलब सेक्शन 91 को ये स्पेसिफिकली टारगेट नहीं कर रहा है, ये पूरे संहिता के अंदर जब बॉन्ड भरवाया जाता है, जमानती मुचलका भरवाया जाता है, उसके तहत बता रहा है कि एक व्यक्ति ने एक बॉन्ड, एक मुचलका या फिर एक जमानती मुचलका भर के दिया था कि वो हाजिरी अपनी कोर्ट में दे देगा, उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही। तो देखिए क्या होता है, टू अपीयर बिफोर अ कोर्ट, और उस व्यक्ति ने एक मुचलका या जमानती मुचलका क्यों भरा था, क्योंकि वो उसको हाजिरी देनी थी एक कोर्ट के सामने। अब देखिए क्या होगा, डज नॉट अपीयर। अब मुचलका बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरने के बाद भी, मुचलका और जमानती मुचलका भरने के बाद भी वो व्यक्ति जिसने ये फिलअप किए थे वो कोर्ट में हाजिरी नहीं देता, तो अब क्या होगा, देखिए, द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट में इशू अ वारंट। तो अब वो ऑफिसर जिसके सामने उसका बेल बॉन्ड या बॉन्ड पहुंचा है, वो व्यक्ति कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है, तो ऑफिसर क्या करेंगे, द ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन सच कोर्ट में इशू अ वारंट। तो अब वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस कोर्ट के अदालत के एक वारंट इशू कर देंगे, डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन बी अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर हिम। और उस वारंट में क्या निर्देशित किया जाएगा कि उस व्यक्ति को जिसने ये बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरा था, उसको गिरफ्तार करके लाओ और उसको मेरे समक्ष प्रोड्यूस करो, पेश करो। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 92 जो कि 92 ऑफ द बी एंड डबल एस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 93 ऑफ द बी एंड डबल एस, जो कि हमारा चैप्टर 6 का लास्ट सेक्शन है, जो कि बोलता है प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। ये लीजिए, अब ये बिल्कुल समन्स केस को और वारंट केस को पूरे अरेस्ट को डिफाइन कर दिया। अब देखिए सेक्शन 93 क्या कह रहा है, प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, जो प्रावधान है चैप्टर 6 के बी एंड डबल एस के, जनरली एप्लीकेबल, तो वो जनरली लागू होंगे, और कहाँ लागू, किस पर लागू होंगे, टू समन्स, किसी व्यक्ति को सम्मन गया है कोर्ट में अपीयरेंस के लिए, उस पर लागू होंगे, एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट, और सम्मन्स के साथ साथ प्लस गिरफ्तारी के वारंट्स पर भी लागू होंगे चैप्टर 6 के प्रावधान। अब जो कह रहा है सेक्शन 93 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ, द प्रोविजंस कंटेन इन दिस चैप्टर, जो प्रावधान कंटेंट है चैप्टर 6 में, जो बी एंड डबल एस के चैप्टर 6 में वो बता रहा है, जो प्रावधान लिखे गए हैं
रिलेटिंग टू समन्स एंड वारंट, और वो किससे संदर्भ रख रहे हैं, वो प्रावधान समन से या तो संदर्भ रख रहे हैं या फिर वारंट से, गिरफ्तारी से संदर्भ रख रहे हैं। अब देखिए एंड देयर इशू, या फिर उनके इशू होने से, मतलब उनको लागू करने से, कोर्ट उनको इशू करा उससे संदर्भ रख रहे हैं। तो देखिए सर्विस एंड एग्जीक्यूशन, और किससे संदर्भ रख रहे हैं, या तो उनकी सर्विस से कि जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया उस पर सर्विस हो जाए, उससे लागू कर रहे प्रावधान चैप्टर 6 के, या एग्जीक्यूशन से कि एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया था तो उस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट किया गया नहीं किया, उससे कोई प्रावधान चैप्टर 6 के संदर्भ रखे। तो आगे देखिए क्या होगा, शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एवरी सम्मन्स एंड एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर इशूड अंडर दिस संहिता। तो यही वाले प्रावधान हर जो सम्मन इशू होंगे और वारंट इशू होंगे इस संहिता के तहत, तो उस पर चैप्टर 6 के प्रावधान लगेंगे। और कौन कौन से प्रावधान लगेंगे, चैप्टर 6 में जो प्रावधान दे रखे हैं, सेक्शन कौन कौन से सेक्शन के अंतर्गत वो प्रावधान दे रखे हैं चैप्टर 6 के, जल्दी बताइए। सेक्शन 63 टू 93 वाले प्रावधान इस संहिता के तहत जब जहाँ भी सम्मन और वारंट इशू होगा तो वहाँ पर यही प्रावधान फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, सेक्शन 63 से लेके सेक्शन 93 में चैप्टर 6 के प्रावधान है, सम्मन और वारंट से रिलेटेड है, सम्मन को इशू करने से रिलेटेड है, सम्मन को सर्विस करने से रिलेटेड है, या फिर वारंट को एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड है। तो कह रहा है भाई अब चैप्टर 6 में ही ये जो सम्मन्स भेजे जाते हैं या फिर वारंट भेजे जाते हैं वो वहीं तक ही सीमित नहीं है, पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बहुत सारे प्रावधानों में चैप्टर 6 को छोड़ के भी सम्मन और वारंट की बातें की गई हैं। तो वो कह रहा है कि जो वहाँ उन प्रावधानों में सेक्शन 63 से लेकर 93 के प्रावधानों को छोड़ के जो और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधान है उनमें अगर कोई सम्मन या वारंट इशू होता है तो वो फॉलो करेंगे चैप्टर 6 वाले ही गाइडलाइंस को, प्रावधानों को, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 93 बता जो कि बहुत ईजी सा सेक्शन है, ये प्री में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर 6 यहाँ ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूरा होता है, जिसमें हमने सेक्शन 63 टू सेक्शन 93 अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, वो भी इंटरप्रिटेशन में और हिंदी में समझ लिए, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे जो कि है चैप्टर 7 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जो कि सीधा सीधा बताता है प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब क्या क्या प्रोसेसेस चलाए जाएंगे कि विवश की जा सके कि प्रस्तुति हो किन की वस्तुओं की, ठीक है। अब मान के चलिए एक केस में मान के चलिए एक व्यक्ति ए ने बी का मर्डर कर दिया। अब उसने जिस हथियार से ए ने बी का मर्डर कर दिया वो कोर्ट में ऐसे तो पेश थोड़ी होगा, उसके लिए कोर्ट को प्रोसेस चलाने पड़ेंगे। मतलब वो ए ने जैसे बी का जिस हथियार से मर्डर करा, मृत्यु कोज करी, अब वो ए को एप्रीहेंड कर लिया पुलिस ने और पुलिस ने उसके ऊपर कोर्ट में ट्रायल के लिए भेज दिया है। तो अब एक ही ट्रायल चल रही है तो अब भाई प्रोसिक्यूशन मर्डर वेपन से जिस वेपन से मर्डर हुआ था उसको कोर्ट में मंगवाएगी। तो अब वो चैप्टर 7 के प्रावधानों के तहत प्रोसिक्यूशन अप्लाई करेगा और कोर्ट उस मर्डर वेपन को पुलिस थाने के माल खाने में से कोर्ट में मंगवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक आउट ऑफ बॉक्स एक और बात बताता हूँ जो कि आपको शायद नहीं पता होगा। भाई जब भी एक किसी वेपन से किसी डेडली वेपन से, किसी नॉर्मल वेपन से भी, चाकू से, गोलियों से, बारूद से, बम से, किसी से भी कोई अपराध कमिट होता है तो उस अपराध को पुलिस थाने के माल खाने में जमा किया जाता है। जिस पुलिस थाने के अंतर्गत, एरिया के अंतर्गत वो अपराध हुआ भाई उसी में तो उसकी एफआईआर होगी, ठीक है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन भाई इंक्वायरी तो वो वाले पुलिस वाले करेंगे जो जिसके एरिया के अंतर्गत हुआ होगा और वो जो वहाँ के होंगे, ठीक है। अब मान के चलिए को गुड़गांव में एक मर्डर जैसा अपराध कमिट हुआ पर उसकी जानकारी एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र में पुलिस थाने में दी, तो महाराष्ट्र के पुलिस थाने वाले भाई यहाँ जांच करने थोड़ी आएंगे गुड़गांव में, तो वो महाराष्ट्र के पुलिस वाले 0 एफआईआर वहाँ लिख लेंगे महाराष्ट्र में और इसको 0 एफआईआर को यहाँ गुड़गांव के पुलिस थाने में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब उस केस पर, उस मर्डर केस जो गुड़गांव में होता है उस पर कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो ऑब्वियसली जो गुड़गांव के पुलिसकर्मी है वो करेंगे और ऑब्वियसली वो पुलिसकर्मी करेंगे जो कि एक एरिया मजिस्ट्रेट के नीचे जो थाने आ रहे होंगे, ठीक है। तो यही कह रहा हूँ, अब जो एक मार के चलिए एक व्यक्ति ने गुड़गांव में अपराध कमिट कर दिया मर्डर जैसा, ठीक है। तो अब उसने जिस चाकू से वो मर्डर किया वो चाकू पुलिस वालों को मिल गया है, तो पुलिस वाले भाई सीधा क्या करेंगे, उसको अपने घर में थोड़ी लेके जाएंगे, उसको कोर्ट में थोड़ी जमा करेंगे। हर पुलिस थाने में एक माल खाना होता है, उसको बोलते हैं माल खाना। उसमें सारे आपराधिक जो पुलिस वाले आपराधिक ऑफेंसिव वेपन्स की जब्ती करते हैं उस माल खाने में रखे जाते हैं और ज़रूरत आने पर जब कोर्ट उनको
उनको प्रोडक्शन के लिए कोर्ट में बुलाते हैं, तो निकाल कर वो एक पोटली में से उसको लिया जाता है, ठीक है। तो वो सफ़ेद पाउच, एक सफ़ेद से कपड़े में उसको बांध दिया जाता है, और ब्लू पेन से उसकी डिटेल लिख दी जाती है कि कौन सी FIR का ये इसमें ये हथियार है, और या फिर एक अगर कोई ज़्यादा बड़े गोले बारूद है, कोई हथियार है, कोई गन्स है, उनको एक बड़े से डब्बे में, जो प्लास्टिक का डब्बा आता है जिसमें आप लोग घर में आटा वगैरह डालते हैं, उसमें पैक कर दिया जाता है, और उस पर लेबल लगाया जाता है कि इस बक्से में FIR नंबर सो एंड सो ऑफ द ईयर सो एंड सो इसके वेपन है, और ये इसमें इतनी बंदूकें हैं और इतनी गोलियां हैं। तो वो जब उसलिए माल खाने में रखी जाती है कि समय आने पर जब कोर्ट इनको प्रस्तुति करवाएगा कोर्ट में, अदालत जज साहब, तो हम इसको ले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा आउट ऑफ बॉक्स एक बात जो मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 के सारे प्रोविजंस कितने हैं, पहले मैं वो बताता हूँ। सेक्शन 94 से लेके एक सेकंड रुकिए, हाँ, सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 110, ठीक है। सेक्शन 94 से लेकर सेक्शन 110 तक है हमारे चैप्टर 7 के सारे प्रावधान। तो हम आज कौन कौन से प्रावधान करेंगे चैप्टर 7 के, वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। 94 हम कर लेंगे, हम 95 कर लेंगे, ठीक है। हम 94 और 95 आज कर लेंगे क्योंकि हमारी 1 घंटे में 10 मिनट ही बची है, फिर हम 96 के बाद कल से करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 94 ऑफ चैप्टर 7, जो कि मैं नया स्टार्ट करने वाला हूँ। आज देखिए, सम्मन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। अब सम्मन भेजे जाएंगे कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तुति की जाए किसी दस्तावेज की या फिर किसी अन्य वस्तु की, ठीक है। तो 94 में होते हैं, ठीक है। तो ये अब ये देखिए सेक्शन 94 का सबसेक्शन 1 में पढ़ने वाला हूँ। Whenever any court or any officer in charge of the police station considers that the production of any document, electronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence or other thing is necessary or desirable for the purposes of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under this Sahita by or before such court or officer, such court may issue a summons or such officer may by a written order either in physical form or in electronic form require the person in whose possession or power such document or thing is believed to be to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summons or order, ठीक है। ये मैंने फास्ट ट्रैक में आपको इंग्लिश में सेक्शन 94 का सबसेक्शन 1 आपको बता दिया। अब इसकी हिंदी बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है 94 का सेक्शन 94 का सबसेक्शन 1, व्हेनेवर एनी कोर्ट, जब कभी भी किसी अदालत को, और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, या जब कभी भी किसी SHO जो कि पुलिस थाने का SHO था उसको, कंसिडर डेट द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, और वो जरूरी समझते हैं वो कोर्ट या फिर वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की प्रोडक्शन प्रस्तुति एक दस्तावेज की जरूरी हो गई है, या फिर किसकी प्रस्तुति जरूरी हो गई है, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, एक इलेक्ट्रॉनिक वार्तालाप की, कम्युनिकेशन की, ठीक है, वो जरूरी हो गई है कोर्ट में या फिर थाने में। तो देखिए इंक्लूडिंग, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में अब क्या क्या इंक्लूड होगा, शामिल है कम्युनिकेशन डिवाइसेज की, भाई कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब ये मोबाइल फ़ोन, ये iPad वगैरह, कंप्यूटर वगैरह इनकी। अब देखिए विच इज़ लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस, और उस इलेक्ट्रॉनिक उस कम्युनिकेशन डिवाइसेज में क्या मिल सकता है कोर्ट को या फिर उस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, डिजिटल एविडेंस मिल सकता है। मतलब ये नए एज का हमें एविडेंस देखने को मिला है, डिजिटल एविडेंस, ठीक है, ये मिल सकता है, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, डिजिटल एविडेंस और अदर थिंग, या फिर उस कम्युनिकेशन डिवाइस में कोई डिजिटल एविडेंस है, मतलब डिजिटल सबूत है, या कोई अन्य थिंग है, कोई अन्य वस्तु है, ठीक है, इज नेसेसरी और डिजायरेबल फॉर द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, और वो उस कम्युनिकेशन डिवाइस की और उस दस्तावेज की और उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की प्रस्तुति जरूरी हो गई है, और वो नेसेसरी हो गई, जरूरी हो गई है, और डिजायरेबल है, मतलब कोर्ट और वो ऑफिसर इंचार्ज कल्पना करते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, किसी जांच पड़ताल करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, ट्रायल केस में ट्रायल करने के लिए, और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, या कोई और अन्य प्रक्रिया इस संहिता के तहत वो करने के लिए, वो फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बाय और बिफोर सच कोर्ट, या तो वो कोर्ट जो कोर्ट है, जो अदालत है, जो इनको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, डॉक्यूमेंट को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को जिसमें डिजिटल एविडेंस हो सकता है उसको मंगवाना चाहती है तो वो कोर्ट मंगवा लेगी, और ऑफिसर या फिर वो जो ऑफिसर है जो SHO वो मंगवाना चाहता है तो वो भी मंगवा लेगा। अब देखिए आगे क्या होगा, सच कोर्ट में इशू अ समन्स, तब वो अदालत जिसको ये सारे दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की डिवाइसेस मंगवानी है तो वो कोर्ट तो सम्मन इशू करेगा उस व्यक्ति के पास, और सच ऑफिसर में बाय रिटन ऑर्डर, और वो जो ऑफिसर है वो कभी, जो थाने का SHO है वो कभी भी सम्मन इशू नहीं करेगा, वो एक लिखित में ऑर्डर निकालेगा, ठीक है। आप देखिए यही डिफरेंस है इसमें, इधर इन फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, और वो कोर्ट तो सम्मन निकालेगा और वो ऑफिसर तो ऑर्डर लिखित में निकालेगा, और क्या कहेगा,
ईदर इन फिजिकल फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या तो फिजिकल फॉर्म में मतलब हूबहू उस फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, रिक्वायर द पर्सन इन हुज पोजेशन और पावर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज बिलीव टू बी, रिक्वायर करेगा उस पर्सन से कि जिसके पोजेशन में पावर में वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है या वो डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट में सम्मन के थ्रू उसको लेके आए या फिर वो ऑफिसर के सामने उस ऑर्डर की कंप्लाइंस में लेके आए, ठीक है, प्रस्तुत करे। बी अटेंड एंड प्रोड्यूस, मतलब वो हाजिरी दे, वो सम्मन के द्वारा कोर्ट में हाजिरी देगा और उस दस्तावेज को या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में, या फिर ऑफिसर ने अगर ऑर्डर निकाला है तो वो व्यक्ति हाजिरी देगा पुलिस थाने में और उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, दस्तावेज को प्रोड्यूस करेगा उसमें थाने में, ठीक है। और टू प्रोड्यूस इट एट द टाइम एंड प्लेस स्टेटेड इन द सम्मन्स और ऑर्डर, या फिर कोई आने वाले टाइम में मतलब अगर उस व्यक्ति को बोला गया है कि मैं सम्मन तो आ दे रहा हूँ पर 2 महीने बाद अपने ये जो तेरे रिकॉर्ड्स हैं इनको चेक कर लियो और हमारे पास लिया ना, तो वो प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो मतलब मान के चलते हैं, एक ए ने बी का मर्डर किया और ए ने जब बी का मर्डर किया ना तो ए बॉयफ्रेंड था और बी गर्लफ्रेंड थी, तो ए और बी रात को बहुत लंबे टाइम से 2 घंटे तक बात कर रहे थे, लेकिन अब अगले दिन ही ए ने बी का मतलब ए जो बॉयफ्रेंड था उसने अपनी बी का गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। तो भाई रात को उनकी 2 घंटे में क्या बात हुई, और तो कोर्ट डिटेल रिकॉर्ड CDR मंगवा सकता है ना, एयरटेल की कंपनी से जिस भी कंपनी का सिम पे प्रयोग कर रहे थे, ठीक है, तो कोर्ट मंगवा सकता है, तो कोर्ट तो सम्मन के थ्रू मंगवाएगा एयरटेल से, मतलब एयरटेल कंपनी को सम्मन भेजेगा कि इस नंबर का आप मेरे पास रिकॉर्ड भेज दो, ठीक है, या तो खुद भेज दो या किसी और के थ्रू भिजवा दो, ठीक है। और या फिर ऑफिसर मंगवाएगा, SHO मंगवाएगा पुलिस थाने का, जो कि जिसके एरिया के अंतर्गत वो अपराध हुआ होगा मर्डर जैसा, तो वो भी एक ऑर्डर निकालेगा एयरटेल कंपनी का और उससे मंगवा लेगा, प्रस्तुति करवा लेगा कि भाई वो दस्तावेज, वो 2 घंटे की बात क्या थी और वो 2 घंटे की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हमें लेके आओ थाने में, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा 94 का सबसेक्शन 1। हम पढ़ेंगे 94 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अब एक व्यक्ति इस सेक्शन 94 के सबसेक्शन 1 के तहत बस उसको एक दस्तावेज प्रोड्यूस करने के लिए बस बुलाया गया है, उसकी रिक्वायरमेंट बस ये है कि वो दस्तावेज प्रोड्यूस करवा दे, वो खुद ना आए। अब देखिए क्या होगा, और अदर थिंग्स शैल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द रिक्वेजिशन इफ ही कॉजेज सच डॉक्यूमेंट और थिंग टू बी प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग पर्सनली टू प्रोड्यूस द सेम। अगर जो सेक्शन 94 के सबसेक्शन 1 के तहत कोई व्यक्ति को बोला गया था कि तुम एक दस्तावेज या कोई अदर थिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के डिवाइसेस है वो भेज दो, तो अगर वो व्यक्ति उन चीज़ों को कोर्ट में या थाने में भिजवा देता है SHO के पास या फिर जज साहब के पास, तो वो मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने सम्मन्स का और SHO के ऑर्डर का कंप्लाइंस कर लिया है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है, और वो व्यक्ति खुद ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो व्यक्ति खुद ना आए तो किसी और के हाथ तो भिजवा दे, तो ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 94 का सबसेक्शन 2 हमें बताता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 94 का सबसेक्शन 3, जो कि बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड। तो कुछ भी इस धारा में ये मत समझना कि एक कोर्ट या फिर जस्ट वो SHO पुलिस थाने का ये चीज़ें भी मंगवा सकता है, इन चीज़ों को सेक्शन 94 के तहत नहीं मंगवाया जा सकता। किन चीज़ों को, ए टू अफेक्ट सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, की सेक्शन 94 बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी सेक्शन धारा 129 और धारा 130 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की उनको, ठीक है। और द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, और ना तो सेक्शन 94 के तहत कोई भी दस्तावेजों को मंगवाया जा सकता जो कि दस्तावेज प्रोटेक्टेड है बैंकर्स बुक एक्ट 1891 के तहत, ठीक है। तो ये हुआ। अब सेक्शन 94 का सबसेक्शन 3 का क्लोज बी, टू अप्लाई टू अ लेटर। अब सेक्शन 94 के तहत कोई भी कोर्ट या कोई भी SHO ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन नहीं मंगवा सकता दस्तावेज को। कौन से दस्तावेज को, टू अप्लाई टू अ लेटर, एक जो पत्र है उसको नहीं मंगवा सकता, पोस्ट कार्ड उसको नहीं मंगवा सकता, और अदर डॉक्यूमेंट या कोई और अन्य दस्तावेज है, और एनी पार्सल या कोई और अन्य पार्सल है, और थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी। अब डाक खाने की अथॉरिटी में कोई ये लेटर कोई पोस्ट कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट है या पार्सल है, उनको कोर्ट या SHO तो ऑर्डर करके और कोर्ट सम्मन भेज के पोस्टल अथॉरिटी से नहीं मंगवा सकता। उसको हमें सेक्शन 94 के सबसेक्शन 3 ने सेव कर रखा, ठीक है। नथिंग से मतलब सेविंग क्लोज है ये, कि जो सेक्शन 129 और 130 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसको इनको सेव कर रहा है कि 94 के प्रोविजंस इनको अफेक्ट नहीं करेंगे, और
बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को भी अफेक्ट नहीं करेंगे। सेक्शन 94 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस। और लेटर्स, पोस्ट कार्ड या फिर कोई अन्य दस्तावेज है या पार्सल है, कोई अदर थिंग है जो कि कस्टडी में पोस्टल अथॉरिटी की, मतलब डाक अथॉरिटी की, डाकघर की, तो उसके तहत भी सम्मन भेज के कोर्ट पोस्टल अथॉरिटी से नहीं कह सकता कि ये लेटर पोस्ट कार्ड हमें प्रोड्यूस करो, नहीं कह सकती, ठीक है। और ना ही तो SHO ऑर्डर लिख के उनको बोल सकता पोस्टल अथॉरिटी को कि ये लेटर वगैरह, पोस्ट कार्ड वगैरह हमारे पास थाने में डिलीवर करो, नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 94 के सबसेक्शन 3 हमारा सेविंग क्लोज है, जो इसमें धाराएं दी गई हैं उसको ये सेव कर रहा है सेक्शन 94 के इफेक्ट से, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 94। और हम आज का सेक्शन 95 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लास्ट पढ़ेंगे, जो कि है प्रोसीजर एज टू लेटर्स। अब जो सेक्शन 94 के सबसेक्शन 3 में जो सेविंग की हुई थी कि पोस्टल अथॉरिटी के जो लेटर हैं, पोस्ट कार्ड है, अदर डॉक्यूमेंट, उसको नहीं मंगवा सकता कोर्ट या फिर वो SHO ऑर्डर लिख के, तो उनको कौन कैसे मंगवा सकता, क्या प्रक्रिया उनको मंगवाने के लिए, तो वो 95 में हमें प्रक्रिया बता रखे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम सेक्शन 95 का सबसेक्शन 1। अब देखिए, इफ एनी डॉक्यूमेंट, अगर तो कोई दस्तावेज, कोई पार्सल और थिंग या कोई वस्तु इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल अथॉरिटी, और वो कहाँ है, वो किसकी हिरासत में है, पोस्टल अथॉरिटी मतलब डाकघर की हिरासत में। अब देखिए क्या होगा, इज इन द ओपिनियन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और राय में, किसकी राय में, जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की राय में, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की राय में, कोर्ट ऑफ सेशन या फिर कोर्ट ऑफ सेशन सत्र न्यायालय की राय में, और हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय की राय में, वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल। तो यही DM, CJM, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, यही इनकी राय में अगर वो इन लेटर्स को, पोस्ट कार्ड को, अदर डॉक्यूमेंट जो कि कस्टडी में पोस्टल अथॉरिटी की, ये चारों जनाब अगर मांगेंगे, ये चाहते हैं कि भाई ये दस्तावेज चाहिए, और किस चीज़ के लिए चाहिए, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी इंक्वायरी के लिए, किसी ट्रायल के लिए, ठीक है, और अदर प्रोसीडिंग अंडर इस संहिता या कोई और अन्य प्रक्रिया इस संहिता के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उसके तहत चाहिए। तो अब क्या होगा, देखिए, सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी, तो वो मजिस्ट्रेट मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिक्वायर करेंगे, सम्मन नहीं भेजेंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे, मतलब उनसे मांगेंगे प्रार्थना पूर्वक, क्या, और वो कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे, मतलब मांगेंगे, सम्मन नहीं भेजेंगे, मांगेंगे पोस्टल अथॉरिटी से, क्या, टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट, कि आप हमें इन डॉक्यूमेंट्स की जो दस्तावेज है, लेटर है, पोस्ट कार्ड है, अदर कोई दस्तावेज है आपकी कस्टडी में, उसे हमें डिलीवर करवा दीजिए, ठीक है, पार्सल को डिलीवर करवा दीजिए। और थिंग या कोई और वस्तु है, टू सच पर्सन एज द मजिस्ट्रेट और कोर्ट डायरेक्ट, उस व्यक्ति को आप डिलीवर करवा दीजिए, जिस व्यक्ति को हम इस ऑर्डर में आपको लिख के भेज रहे हैं, रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं, उस व्यक्ति को आप ये डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। तो मतलब एक DM, CJM, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट खुद अपने पास ना मंगवा के किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भिजवाना चाहता है एक पार्सल को, एक पोस्ट को, सॉरी एक लेटर को या फिर एक पोस्ट कार्ड को, तो क्या एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पहुंचवा सकता है? यस, पहुंचवा सकता है। या एक DM ने, एक CJM ने, एक कोर्ट ऑफ सेशन ने या फिर हाई कोर्ट ने पोस्टल अथॉरिटी से एक दस्तावेज रिक्वायर किया है कि आप इस लेटर को, इस पोस्ट कार्ड को, इस अदर दस्तावेज को आप एक SHO जो कि सेक्टर 10A गुड़गांव के पुलिस स्टेशन है उसको भिजवा देते, तो क्या पोस्टल अथॉरिटी उनको भिजवा देगी? यस, भिजवा देगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 95 का सबसेक्शन 1। हम पढ़ेंगे सेक्शन 95 का सबसेक्शन 2, जो कि कहता है इफ एनी सच डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग इज, अगर तो वह दस्तावेज या फिर वो पार्सल या वो वस्तु इन द ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, राय में किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, और किसकी राय में वह डॉक्यूमेंट, दस्तावेज और पार्सल किसी अन्य मजिस्ट्रेट की, जो कि मजिस्ट्रेट कौन सा है, एग्जीक्यूटिव या जुडिशियल है, तो वो क्या करेंगे, और ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस CP की राय में, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर DSP की राय में, वांटेड फॉर एनी सच पर्पस, और वो वांटेड है मतलब वो डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट की राय में, या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस की राय में, या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ DSP की राय में वांटेड है, और किसके लिए वो चाहिए, वो डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग वो चाहिए, ही में रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटी टू कॉज सर्च टू बी मेड। तो अब क्या कर सकते हैं, तो पोस्टल अथॉरिटी में सर्च मेड करवा सकते हैं, कौन, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, DSP, कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, टू बी मेड फॉर एंड टू डिटेन सच डॉक्यूमेंट, कि पोस्टल अथॉरिटी में अब सर्च की जाए, छानबीन की जाए, और उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को जो कि रिक्वायर्ड है, वांटेड है, एक केस की इन्वेस्टिगेशन में, ट्रायल में, इंक्वायरी में, उस डॉक्यूमेंट को अब जब्त कर लिया जाए, मतलब डिटेन कर लिया जाए, ठीक है। पार्सल और थिंग पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द DM, CJM और कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1, और उस पार्सल को या फिर
उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को, और कब तक उसको डिटेन रखा जाए, जब तक कि कोई डीएम का, सीजीएम का, या फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट मेंशन है सेक्शन 95 के सबसेक्शन 1 में, जब तक उनका कोई ऑर्डर नहीं आता था इस बारे में, ठीक है। तो मतलब सेक्शन 95 के सबसेक्शन 1 में हमने क्या देखने को मिला कि भाई डायरेक्टली तो सम्मन भेज के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो जज साहब होते हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, सेकंड क्लास होते हैं, वो पोस्टल अथॉरिटी से, जो कस्टडी, पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में कोई लेटर, कोई पोस्ट कार्ड या कोई अन्य वस्तु रखी है, उसको नहीं मंगवा सकते। लेकिन हमने सेक्शन 95 के सबसेक्शन 1 में यह देखा कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, या सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, ये उनको रिक्वायर कर सकते हैं पोस्टल अथॉरिटी को कि एक वस्तु, हम जिसको बोल रहे हैं, एक वस्तु जो आपके पास पोस्टल अथॉरिटी के पास रखी हुई है, जिसको हम बोल रहे हैं उस व्यक्ति को आप दे दीजिए, तो उन पोस्टल अथॉरिटी को यह फॉलो करने का पड़ेगा, ठीक है। पर अब सेक्शन 95 का सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि भाई कोई भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, या कोई भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, या फिर कोई भी क्या है, कोई भी डीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, या कोई भी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको ये लगता है कि हमें ये दस्तावेज पोस्टल अथॉरिटी से उसके लिए चाहिए, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या फिर अन्य इंक्वायरी के लिए चाहिए, ठीक है, मतलब XYZ रीजन के लिए चाहिए, और अगर हम अभी नहीं लेंगे तो इस लेटर को, पोस्ट कार्ड को, अदर पार्सल को, इस थिंग को खतरा हो सकता है। और अब तक डीएम का, सीजीएम का और कोर्ट ऑफ सेशन का, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया, तो सीधा जाके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पोस्टल अथॉरिटी में, और कमिश्नर ऑफ पुलिस या डीएसपी ऑफ पुलिस पोस्टल अथॉरिटी में जाके उस डॉक्यूमेंट को, दस्तावेज को, पार्सल को डिटेन कर सकते हैं, मतलब अपने पास रख सकते हैं। और कब तक अपने पास रखेंगे, जब तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता तो उस विषय में, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 95, जो कि सिंपल सी इतनी सी बात करता है, ठीक है। अब हम कल से सेक्शन 96 से बाद वाले सेक्शन प्रोविजन पढ़ेंगे, क्योंकि आज की हमारी क्लास हो गई, 1 घंटा पूरा हो गया, ठीक है। तो आज वाली क्लास में हमने कौन कौन से सेक्शंस पढ़े, हमने आज वाली क्लास में सेक्शन पढ़े फ्रॉम सेक्शन 86 टू सेक्शन 95, ठीक है। आज हमने सेक्शंस पढ़े सेक्शन 86 टू सेक्शन 95 होता है BNSS। अब हम कल वाली क्लास में सेक्शन 96 ऑफ द BNSS से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सो अगर वीडियो आप कभी भी देख रहे हो आज से 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद, 2-4 महीने बाद, तो इस वीडियो को लाइक करना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मेरे से जब भी पॉसिबल होगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।